अब ये भी हो गया। आपका घर है, आपको देखना है, क्योंकि आज जो आप बो रहे हो ना, कल वही काटोगे। फिर वो फ्रेंड्स, फिर वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड ढूंढते रहते हैं बुरे। दोस्तों, किसी ने कहा है, रास्ते में कोई तो ऐसा दिखाई देगा जो मुझको मेरे पैरों के छालों की बधाई देगा। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने विशेष कार्यक्रम मैंने अनुभव से सीखा है। दोस्तों, यह शीर्षक हमने विख्यात कवि एवं लोक सेवक श्री विश्वभूषण मिश्र जी की किताब से लिया हुआ है, जिसके लिए हम उनका आभार भी व्यक्त करते हैं। दोस्तों, हम चैनल के माध्यम से आपको समाज की उन हस्तियों से मिलाते रहते हैं जो इसी समाज में रहकर सामाजिक सरोकार के कार्यों में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको लखनऊ की सरजमी से जुड़ी एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जिन्होंने अपनी काबिलियत और जज्बे के दम पर समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और साथ ही उन्होंने देश की संस्कृति और प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया है। जी हाँ दोस्तों, इनका नाम है दीपिका चतुर्वेदी, जिन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में ग्रहण की। उसके बाद यूपीएससी की परीक्षा में भी अपना भाग आजमाने की कोशिश की, लेकिन किसी कारण से वह लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका। जल जीवन दायिनी गोमती नदी के संरक्षण संवर्धन के लिए गोमती के उद्गम स्थल को शासन प्रशासन के साथ मिलकर एक ऐसी पहचान दिलाई जो कि आज अपने आप में अद्भुत और अतुलनीय है। इसके साथ साथ वह सामाजिक सरोकार के, देश की संस्कृति के संरक्षण के, प्रकृति के संरक्षण के, संवर्धन के विभिन्न कार्य कर रही हैं। आइए इस साक्षात्कार में हम उनके जीवन से जुड़े तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी लाइफ के बारे में, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में शेयर कर पाऊँ। और मेरा आरंभिक जीवन, स्पेशली अगर आप स्कूलिंग और कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं, तो लखनऊ में लोरेटो कॉन्वेंट से हुआ। और लोरेटो कॉन्वेंट ने एक जो मेरी पूरी लाइफ में इतना मेजर रोल ये प्ले किया कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ लाइफ में वर्ल्ड को कैसे फेस करें, और जबकि आप प्रिंसिपल्स पे अपने कैसे अडिग रहें। आज की डेट में अगर देखा जाए तो आई एम रियली वेरी सॉरी टू से, लेकिन बहुत ज़्यादा इस समय जो प्रेजेंट जनरेशन है उनमें वैल्यूज़ की, संस्कार की बहुत कमी दिखती है। तो हम लोग को वो प्रिंसिपल्स पे और उस पे इतनी ग्रूमिंग हुई है स्कूल में कि वो धीमे धीमे हमारे ब्लड में ही आ गए। और इवेंचुअली आज उसका नतीजा ये है कि 100 लोग भी उन प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट खड़े हों, हम अपनी जगह बनाए रखते हैं और उन्हीं पे अडिग रहते हैं। और एंड ये होता है कि नहीं तो उसमें से 50 लोग तो अग्री कर ही जाते हैं कि हाँ आप सही हो, और उन चीज़ को मानते हैं। तो उसके बाद लोरेटो से पढ़ने के बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी, और उसके बाद फिर मैंने शादी के बाद एमए किया, एमबीए किया। फिर घर में बेटा छोटा था, नहीं ऐसे सर्कमस्टेंसेस थे कि कुछ कर पाए। मैंने 2 बार पीसीएस का भी एग्ज़ाम दिया, इंटरव्यू नहीं हुआ। फिर मैंने उसके बाद वही था, कुछ ऐसे वो हो गए कि वो उस विशेष सर्कल में नहीं पढ़ना चाहते थे कि बार बार दें और फिर वो फेलियर और फिर हो रहा नहीं हो रहा उसमें फंसे रहें। तो फिर थोड़ा टाइम इसमें बेटे को पालने और घर में एडजस्ट होने में निकल गया। लेकिन एक दिल में हमेशा चाह थी कि कुछ करना है, कुछ समाज में कुछ हम कंट्रीब्यूट कर पाएँ, किस तरीके से कर पाएँ और कैसे करें, ये हमेशा दिल में चलता रहता था, दिमाग में चलता रहता था। तो हम बीच बीच में आर्टिकल्स भी लिखते रहते थे, काफ़ी सारे मेजर न्यूज़पेपर्स के लिए, मैगजीन्स में मेरे आर्टिकल्स आए। हिंदी मेरा फोर्टे नहीं था, कॉन्वेंट का बैकग्राउंड था, तो मैंने हिंदी में ही ट्राई किया लिखना। और फिर मैं इसमें मोदी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। 2015-16 में जब मैंने बहुत उनको फॉलो करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, जानना शुरू किया, तो उन्होंने ये चीज़ बोली कि ऑडियो विजुअल आज की डेट में इतना स्ट्रॉन्ग माध्यम है कि जिससे हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
तो मैंने इसी को अपना टूल बनाया, हथियार बनाया, और मैंने कहा मैं ऑडियो विजुअल से जो चीज़ें मैं नहीं कर पाई या मुझे समय नहीं मिला सर्कमस्टांसेस की वजह से या जिसकी वजह से भी बोलिए, मैं वो करके रहूँगी। तो मैंने अपनी 2017 में ड्रीम मैंगोज़ नाम की अपनी फर्म स्टार्ट करी। तो स्टार्टिंग में बहुत सबसे नेगेटिव रिएक्शन मिले कि क्या करना है, क्या, क्यों, ये नाम क्यों, पहले तो कि बड़ा अजीब सा नाम है। तो मैंने कहा उस नाम के बारे में बताइए भी, अगर आपका अजीब बोला जाएगा तो इसके पीछे कोई राज भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने ड्रीम मैंगोज़ को एकदम लिटरल ट्रांसलेशन किया था, एक आम सपना, मेरा एक ये आम सपना था जो बहुत ख़ास बन के मेरे अंदर जीवित था कि मुझे कुछ कर दिखाना है और समाज को कुछ देना है। तो आम को मैंने मैंगोज़ कर दिया और सपना ड्रीम, तो ड्रीम मैंगोज़ ज़्यादा बेटर हो रहा था, तो ड्रीम मैंगोज़ ले लिया। और इसके मैंने स्टार्ट करा इस पे फ़िल्म बनाना। तो डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म्स या ऐसे मैंने मुद्दे चूज़ किए कि जिनसे कहीं ना कहीं कोई चीज़, कहीं हम कंट्रीब्यूट कर पाएँ सोसाइटी में। फिर मैंने देखा कि मैं सिर्फ फ़िल्म बनाऊं और वो कितने ही अभी तक के ऑडियंस तक पहुंच पा रही है। तो इसमें सबसे अच्छा रहेगा कि अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से मैं उनको इन्वॉल्व करूं। तो मैंने जहां जहां जैसे मुद्दे उठाए, जैसे मैंने सबसे पहले जो मुद्दा था तो वो मैंने देखा था कि प्रधानमंत्री जी के उस समय 2017 में एक वो चल रही थी योजना, जिससे कि लोग लोन ले सकते थे बहुत इजी टर्म्स एंड कंडीशंस पे, एंड 2 साल बाद उसमें उनका वो होता था, इंटरेस्ट स्टार्ट होता था। तो उसमें मैंने ऐसे लोग ढूंढे, सक्सेस स्टोरीज़ देखी कि एक लैया बेचने वाला सड़क पे लैया बेचता था, उस योजना का लाभ उठाते हुए उसके 2017 में भदोई में था वो, उसने लैया की फैक्ट्री खोली, 8th पास 8 करोड़ का टर्नओवर था। ऐसे मैंने काफ़ी सारी सक्सेस स्टोरीज़ ढूंढी, और उस समय जो वहाँ पे सीईओ थे खादी डिपार्टमेंट के, उन्होंने वो स्टोरीज़ पूरे यूपी में अपनी मोबाइल वैन पे चलाई। फिर 2018 में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट ये रहा कि अखिलेश मिश्रा जी ने ज्वाइन किया एज अ डीएम पीलीभीत, और मेरी उनसे जब बात हुई और वो हुआ तो मैंने उनको बोला कि वहाँ तो गोमती उद्गम है। बोले हाँ बिल्कुल है, और मुझे एनवायरनमेंट पे काम करना है। मैंने कहा सर फिर तो इस पर हमने अवेयरनेस के लिए एक फ़िल्म बनाते हैं, क्योंकि लोग गोमती को लखनऊ से एसोसिएट करते हैं, लेकिन शायद ही हैंडफुल लोगों को पता होगा जो शायद ज्योग्राफी में बहुत इंटरेस्टेड होंगे कि ओरिजिनेट कहाँ से हुई है, इसका उद्गम कहाँ से है। इवन जो सच्चाई है मुझे भी नहीं पता था सही से कि है कहाँ। तो ये पीलीभीत में माधोडांडा में है। तो हम लोगों ने वहाँ पे जाके, सर ने जैसे ही ज्वाइन किया 5वें दिन हम भी वहाँ पहुँच गए थे, और सर का इसमें बहुत सहयोग रहा। उन्होंने वहाँ पूरा जन जागरण एक तरह से करा। उस 6ठे दिन वहाँ पे 10,000 लोग इकट्ठे थे, हर वर्ग के, हर आयु के थे, और पूरा उन्होंने आके उस जगह की सफाई करी, जो कि उससे पहले एकदम डेजर्टेड पड़ी थी, कुछ नहीं, उस झील में भी पूरी गंदगी थी और सब कुछ था। सफाई हुई, फिर वहाँ पे लोकलाइट्स इतने ज़्यादा मोटिवेटेड हो गए, हम लोगों ने फ़िल्म बनाई, उससे एक बहुत उनको ये हुआ कि अरे अब ये जगह लोगों तक के पहुँचेगी, या जो भी रीज़न रहा हो, उन्होंने आज उस जगह का पूरा कायाकल्प हो गया है। इवन इस समय भी जो डीएम है पुलकित खरे जी, वो भी इस पे बहुत काम कर रहे हैं। उन्होंने बनारस के तर्ज पे वहाँ पे आरती भी शुरू कर दी है, वो भी हो रहा है। तो एक वो बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन हो गया, एक स्टार्ट हुआ, और आज की डेट तक के लोगों ने उसको जीवित रखा है, वो वहाँ के लोकल्स हैं। सहयोग हो गया। जी जी जी। और मेरा अपना इस तरीके से कंट्रीब्यूशन रहता है कि मैं उसे सोशल मीडिया पे हमेशा जीवित रखती हूँ, या छोटी छोटी रील्स या वीडियोस या आर्टिकल्स, या इवन जो कि वहाँ के लोकलाइट जो 15वें साल से 20वें साल से लगे हुए थे, उसको कुछ वहाँ पे बदलाव लाने में, लेकिन वो अपने स्तर से थोड़ा बहुत ला पाए या नहीं ला पाए, उनके बारे में लिख के, जो कि मेरे लिए एक हिडन हीरोज़ हैं जिनको सामने लाने की कोशिश रहती है। तो मैं ऐसा कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। और इवन कि मैं अभी बुक भी लिख रही हूँ, 2 अभी थोड़ा उसमें ब्रेक लग गया था, तो इन्हीं हीरोज़ के बारे में है जिन्होंने उस जगह के लिए बहुत बहुत सालों दे दिए। कितने सारे प्रधान थे जिनकी आज की डेट में वो जीवित भी नहीं हैं, और उनका जीवन ही इसमें चला गया उसे पुनर्जीवित करने को, में गोमती को।
देखिए, सिविल की भी जो तैयारी करते हैं या सिविल एस्पिरेंट्स जितने होते हैं, अगर आपने उनका इंटरव्यू देखा होगा या कभी उनसे पूछा होगा कि क्यों सिविल सर्विसेज में आना चाहते हो, तो उनका सिर्फ एक ही जवाब होता है, देश की, समाज की सेवा करना चाहते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो कंट्रीब्यूट वैसे ना करके इस तरीके से करा, तो कंट्रीब्यूशन तो है ही है ना। बस ये है कि वो कुर्सी पे बैठ के करते तो एक लिमिटेड पावर्स रहती। अब तो हम किसी भी डिपार्टमेंट को अप्रोच कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं और एकदम खुलेआम काम कर सकते हैं। अब मेरी पावर्स भी सीमित नहीं है, अनलिमिटेड पावर्स हैं और जितना चाहें, जितनी एनर्जी हम इसमें कंट्रीब्यूट करें, उतना ज़्यादा काम निकल के आएगा, उतना ज़्यादा काम कर सकते हैं। जिस तरीके से आपने गोमती के उद्गम स्थल पर जो है काम किया और तमाम नदियों की आप हालत देखती होंगी, सुनती होंगी, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, कहीं न कहीं जो आज की डेट में है, हम लोग बहुत बड़ी तरह से दोषी हैं इन सब चीज़ों के। हम लोग ये तो चाहते हैं कि सरकार ये करे, सरकार ने ये योजनाएँ बनाई, सब कुछ करा, पैसे दिए, सब कुछ है ना? और उस पे काम भी हुआ, ऐसा नहीं है। अगर 10 रुपए दिए तो 10 नहीं लगे तो 7 रुपए तो लगे, 5 रुपए तो लगे ही लगे, उस पे काम हुआ। लेकिन एक बार सरकार साफ़ कर दे कि मैंने अपनी आँखों से देखा वहाँ पे उस समय एडमिनिस्ट्रेशन कितना जागरूक था और सब कुछ वहाँ पे हुआ। लेकिन उसके बाद आप जाइए, आप पूजा के नाम पे वहाँ पे फूल फेंक आइए, पत्थर फेंक आइए, गंदगी फैलाइए, खाइए पीजिए, पिकनिक मना के आ जाइए और सब अपना कचरा वहीं छोड़ आइए। उसके बाद क्या सरकार या प्रशासन आके रोज़ वहाँ सफाई करता रहेगा? हमारा भी तो कोई वो है, एक्चुअली है क्या, हम लोगों की मानसिकता ये है कि हमारे राइट्स तो होनी चाहिए, लेकिन ड्यूटीज़ के प्रति हम एकदम अवेयर नहीं है। हम राइट्स चाहते हैं, लेकिन उसके संग ड्यूटीज़ भी आती हैं, जो हमारे संविधान में भी लिखा है। तो अगर हम ये दोनों बैलेंस करके चलने लगे तो हमारा देश बहुत सुधर जाए और नदियाँ अपने आप साफ़ होने लगे। अभी पैंडेमिक जितना जब ये आया, आपने खुद देखा एनवायरनमेंट कितना क्लीन होने लगा। कितनी जगहों से जहाँ कभी विजिबल नहीं थे, हिमालयन रेंज दिखी, नदियाँ ऑटोमेटिकली साफ़ होने लगी। तो नदियों में तो ये क्षमता है, नेचर में क्षमता है कि वो अपने आप को साफ़ करता है। लेकिन आप जब उसमें कंटिन्यूसली ये कंट्रीब्यूशन देंगे सिर्फ गंदगी का, तो कितना उसकी उतनी पावर नहीं है कि वो कंटिन्यूस उतना ही सफाई अपने को करता रहे। आप दीजिए टाइम एकदम साफ रखिएगा तो हमें भी तो उतना कंट्रीब्यूट करना है। और हम नदियों को, पेड़ों को, सबको पूजते हैं, तो जिसको पूजते हैं क्या उसको ही गंदा करेंगे? तो हम जहाँ जिस दिन हमने कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया ना, और सिर्फ ये सोचना शुरू कर दिया कि मैं ही क्यों, मैं कर रहा हूँ, दूसरा तो नहीं कर रहा, ये एक-एक से पूरा समाज बनता है और बहुत बड़ा चेंज आएगा अगर हम ही आप शुरू कर दें तो। क्या लगता है आपको कि ऐसा कोई व्यक्ति बचा होगा जिसको ये ना पता हो कि नदी संरक्षण या जल संरक्षण कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और करना चाहिए? ये कोई ऐसा व्यक्ति बचा होगा जिसे ना पता हो? बिल्कुल, आप ये सही कह रहे हैं कि पता है सबको, लेकिन करना कोई नहीं चाहता है ना। वो हमेशा हम लोग ये वेट करते रहते हैं कि आप करो या आप करो, हम करें, इस पे कभी नहीं आता है कि मुझसे शुरुआत होनी चाहिए। तो शुरुआत हमेशा खुद से करिए, उसके बाद आपको लोग जॉइन करेंगे, लीडर आपको बनना पड़ेगा। एक बार लीडर बनिए तो सही, फिर देखिए कि ना वो हो। मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मुझे कई बार बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स झेलने पड़े। किसी ने साथ नहीं दिया कि अरे ये क्या काम है, इधर जाना पड़ता है, उधर जाना पड़ता है, फ़िल्म शूट करनी पड़ती है और सब हो रहा है, क्या मिल रहा है इससे? कुछ नहीं। इवन कि फ़ाइनेंशियली भी मैंने खुद अपने आप लगाया बहुत बार और बहुत बार सब कुछ खुद किया, लेकिन उसके रिज़ल्ट्स आते हैं। स्लो होते हैं, लेकिन फिर वो बहुत मेजर चेंजेस होते हैं और वो मेजर चेंजेस का मैं आपको उदाहरण पहले बता भी चुकी हूँ। और आप करिए तो चेंजेस आएँगे। अभी आप ज़्यादातर देखा जाए तो प्रकृति पर और संस्कृत पर जी। आपके, मुझे लगता है ये 2 मुख्य विषय हैं जिस पर आप जमकर काम कर रहे हैं। जी, मेरा देखिए मेन ये है कि मैं उसको कहीं न कहीं टूरिज़्म से जोड़ती हूँ। मेरी जो अपना अध्ययन रहा है या मैंने जितनी पढ़ाई करी है थोड़ी बहुत, और मुझे उससे ये समझ में आता है टूरिज़्म एक ऐसी इंडस्ट्री है जिससे कि हम पूरा का पूरा समाज डेवलप कर सकते हैं, बहुत मेजर चेंजेस ला सकते हैं। अगर एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटी-सी जगह लीजिए,
अब आप गोमती उद्गम का ही जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, वहाँ पे एक टाइम था उसके पास पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, मैंने उस पर भी बाद में फ़िल्म बनाई थी। उस समय जब फ़िल्म मैंने बनाई थी मेरी फ़र्स्ट फ़िल्म थी, और उसके बाद तो ढेरों फ़िल्म लोगों ने उस पर बना दी है। एक मेजर ये चेंज आया कि वहाँ पे टूरिस्ट आने लगे, जो कि लोगों को आसपास के ही लोगों को पता था, वही आते थे लोग, दुधवा तक जाते थे। पीटीआर के बारे में बहुत कम लोगों को नॉलेज थी, जबकि पीटीआर बहुत सुंदर इस मायने में है, वहाँ पे नदियों का पानी का जाल है, और वहाँ पे साइफन है। साइफन वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे आपको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली पानी मिलता है एक साथ, और ये ब्रिटिश टाइम का बनाया हुआ है। तो आप वहाँ जाएंगे, एक अलग ही अनुभव होगा, बहुत डिफरेंट एक जंगल है जो कि एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो जब से वहाँ टूरिज़्म बढ़ा है, ऑटोमेटिकली वहाँ लोगों ने रिज़ॉर्ट्स खोलने शुरू कर दिए, बैंक्स और आ गए, तो लोगों ने क्या कहते हैं वहाँ पे रेस्ट हाउसेस, गेस्ट हाउसेस बनाने लगे, बहुत सारे ढाबे बन गए। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ कि नहीं? जो लोगों को वहाँ पे उस जगह से जाना पड़ता था, स्पेशली पीलीभीत के लोग पंजाब और हरियाणा जाके लेबर की तरह काम करते थे, इवन कि वो उतना वापस घर में भेज भी नहीं पाते थे, अपना ही खर्चा चला लें बहुत है, तो आज उनको वहीं लोकली एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो मेरा जो मेन मकसद रहता है कोई भी फ़िल्म का या कोई का, या मैं विषय वही उठाना चाहते हैं जो कि कहीं न कहीं उस टूरिज़्म इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूट करे, और उस जगह टूरिज़्म बढ़े और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, तो लोग जो कि शहरों पे जा के प्रेशर बढ़ा रहे हैं और सब हो रहा है, वो अपनी जगह पे रहें, उस चीज़ को डेवलप भी करेंगे, वहाँ की संस्कृति भी बची रहेगी, वहाँ का स्वरोजगार भी हो जाए। बस यही मेरा अच्छा, एक मेन एम सवाल है। और उठता है कि चूंकि मैं देखिए, चुनौतीपूर्ण तो बहुत रहता है, और नो डाउट क्या कहते हैं दिक्कतें आती हैं, लेकिन हमने आपको बताया ना, मेरे स्कूलिंग का एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन रहा कि आपको वो अपनी वैल्यूज़ पे, अपनी आइडियोलॉजी पे बहुत फर्म रखता है। तो जैसे आपका ये टॉपिक भी है, और मैंने अनुभव से सीखा, विश्वभूषण मिश्रा जी की जो ये किताब है, तो सीरियसली मैंने भी अपने अनुभव से यही सीखा है कि जब आप अपने प्रिंसिपल्स पे, अपनी आइडियोलॉजी पे अडग रहेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं धीमे धीमे समाज आपके साथ आने लगता है और चीज़ों को समझने लगता है, वो परेशानियां धीमे धीमे कम होने लगती हैं। आप एक और भी प्रोजेक्ट के साथ काम करें, शैल चित्रण या पेंटिंग के बारे में कुछ जी, जी, बताइए। जी, जी। मैं इसमें बहुत ज़्यादा, इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन, और इसमें मेजर जो इसके पीछे बैकबोन है, वो इस समय हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज़्म एंड कल्चर के मुकेश मेश्राम सर हैं। उनका ही ये मेन प्रोजेक्ट है केव पेंटिंग्स का। उन्होंने मुझे बोला था कि इस पे फ़िल्म बनाने के लिए, और जब मैंने पूरा इस पे अध्ययन किया तो पाया उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा तादाद में शैल चित्र वो हैं जो कि जब प्रिमिटिव मैन था, जो गुफाओं में रहता था जब, और केव्स में रहता था, आदि मानव जिन्हें हम बोलते हैं, तो उस समय उनके पास कम्युनिकेशन को कोई लैंग्वेज नहीं होती थी, तो वो कम्युनिकेट शायद उन चित्रों के माध्यम से करते थे, जो भी वहाँ पे प्रेजेंट रहता था मटेरियल, चाहे वो हेमेटाइट हो, चाहे वो एनिमल्स का ब्लड हो, इवन कि पेड़ों के वो रस लेते थे, उससे वो चित्र बना देते थे। और वो चित्र आप सोचिए कैसे, किस मटेरियल से बने होंगे, वो ज़्यादातर केव्स में हैं, और बहुत कम ऐसी जगह हैं जो एक्सेसिबल हैं, लेकिन एक्सेसिबल जो हैं ज़्यादातर झरनों में के पास या इन सब पे आपको मिलेंगे, कि आज हज़ारों वर्ष पहले के वो आज भी वैसे ही मौजूद हैं कि आप उनको देखिए तो आपको उसमें चित्र समझ में आते हैं। और 2014 में इसमें सबसे ज़्यादा आपको शैल चित्र मिलेंगे सोनभद्र में। तो सोनभद्र में 2014 में संजय कुमार जी हमारे डीएम हुए थे। उन्होंने पूरी टीम बुलाई थी जिन्होंने रिसर्च करी, और इसके सबके जो वहाँ पे चित्र बने, उनका इन्फ्लुएंस कि ये क्या है, कि जैसे ये मगरमच्छ है, या ये हाथी है, या घोड़े हैं, या क्या है, वो निकाला। तो जाके मैंने जब देखा, शूट करा, वो तो एक बहुत अलग और बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस था, लेकिन अगेन फिर हमारा कंट्रीब्यूशन वहाँ पे बहुत गलत है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो वैंडलिज़्म का शिकार है। वैंडलिज़्म से मतलब मेरा तात्पर्य ये है, लोगों ने वहाँ पे
अपने नाम गोद के दिल बना के रखे हुए हैं। मतलब अब वो चीज़ें तो वापस नहीं आ सकती, हम उनको कुछ नहीं कर सकते। अगर हम देखने जा रहे हैं, नई पेंटिंग बना दी है, तो उसको तो कम से कम प्रिजर्व करके रखें। तो वो हमारी ऐसी बहुमूल्य धरोहर है कि अगर हम उसको ख़राब कर देंगे तो वो तो फिर कभी वापस नहीं आने वाली है। तो यही हमारी सबसे बड़ी कमी है कि जो हमारी चीज़ें हैं हम उनको ही प्रिजर्व नहीं कर पाते। दोष देते रहते हैं कि अरे फ़ॉरेन में ये, अरे फ़ॉरेन में वो, इस देश में ऐसा, उस देश में वैसा। अपना जो है उसको तो आप सँभालिए ना, तो वही नहीं सँभाल रहे हैं। हमने देखा कि इस शालेय क्षेत्र में जब हम घुसे कि कविता पढ़ने वाले कुछ ही हैं जो हाइलाइटेड हैं, और कुछ यंगस्टर्स और इवन कि मिडिल एज के लोग भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन उनको कहीं ना स्टेज मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। दो जो भी रीज़न रहे हैं उनके, हम उनको धीमे धीमे करके बहुत सारे लोगों को लाइव लाए, कई बार सिंगल, कई बार ग्रुप में, और उसका रिज़ल्ट ये हुआ, आज मेरे उससे लाइव आए हुए, हम नाम नहीं लेंगे, 8 लोगों को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिले। और वो पलट के, ना मैंने उसके कोई चार्जेस रखे थे ना कुछ, मैंने बहुत बहुत ग्रुप्स में धीमे धीमे शेयर करते रहे, कभी उनके बारे में लिख देते, कभी वो उनके वीडियो शेयर कर देते। तो वो कहीं ना कहीं उनका एक बार लाइव आया हुआ जीवित रहा 1-1.5 साल तक के। आप क्या सुनाने वाली हैं? हमें कोई कविता नहीं आती है। नहीं, बचपन की कोई कविता याद की हो आपने? कोई कविता इस समय याद नहीं है। हमें विश्वभूषण मिश्रा जी के बहुत याद था एक समय तक, के समय वो भी भूल गए। हमें सिर्फ स्क्रिप्ट आजकल याद रहती है अपनी, और हमें ये रहता है कि हमें कुछ नया ऐसा मिले कि अब इस पे ऐसा विषय हो कि जो लोगों तक ना पहुंचा हो। ये कोई बात नहीं, कविता नहीं सुनाइएगा, कोई बात नहीं। कुछ बातें जो हम चाहते हैं और आपके जीवन से जुड़ी जानी जाएं, ताकि लोग भी जानें। आप इतना सारा काम करती हैं, इसके बीच में हर व्यक्ति को अपना कहीं ना कहीं रिलैक्स चाहिए होता है, तो आप रिलैक्स के लिए क्या करते हैं? देखिए, मेरा सबसे अच्छा क्या कहते हैं जो रिलैक्स करने का वो होता है, या तो सोलो, कई बार तो बहुत दिन ऐसे ऐसे हो जाते हैं कि हफ्ते में एक एक दिन में, मतलब 24 घंटे में 2 घंटे 3 घंटे सो पाए, दिन दिन भर शूट हो रहा है, सब कुछ है, तो या सो लेते हैं, या दूसरा कुकिंग। लेकिन वो है कि वो नॉर्मल ट्रेडिशनल वाला दाल चावल नहीं, यूट्यूब से कुछ देख के कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो पनीर हो डिफरेंट में, या नान बना लिया, या कुछ डिफरेंट बनाने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ हम और आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहेंगे, आज की डेट में जो वर्किंग वुमेन हैं, फीमेल्स हैं, उनके दिमाग में एक ये बहुत है कि मैं काम कर रही हूँ, मैं पैसा कमा रही हूँ, तो मैं घर के काम नहीं करूँगी। ये बहुत गलत नोशन डेवलप हो रहा है। घर आपका है, आप अगर घर के काम नहीं करेंगे या घर नहीं देखेंगी, दो हम ये कहते हैं कि मेल फीमेल की इक्वल जिम्मेदारी होती है, लेकिन मैंने बहुत बहुत लोगों को बहुत करीब से देखे हैं, फीमेल्स जो कि काम करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो ऑफिस में काम करके आ गए, सब कुछ मेड पे, बच्चे भी मेड पे। होने वाली हैं आपसे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नाराज़ हो, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि ये मैसेज उन तक के पहुँचे। आपका घर है, आपको देखना है, क्योंकि आज जो आप बो रहे हो ना, कल वही काटोगे। आज आप क्या कहते हैं, अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हो, उनका भी पालन पोषण उतना ही ज़रूरी है। वो मेड कभी भी वो उनको खाना खिला जाएगी, वो उनको सुला देगी, उठा देगी, नहला धुला देगी, लेकिन जो आप टाइम देंगे, जो वैल्यूज़ आप देंगे, वो मेड, पेड मेड, चाहे जितने आप ज़्यादा उसको सैलरी में रख लीजिए, कभी नहीं देगी। तो आप कल को क्या फिर बनाएंगे, इस देश को क्या दे रहे हैं, कैसे नागरिक दे रहे हैं, और आपके लिए आपका जो भी बच्चा है, बच्ची है, वो आपको फिर कल को, जब वो आपको टाइम नहीं देगा, आप उस स्टेज पे होगे, तो आपको लगेगा निगलेक्टेड फील करोगे, क्योंकि आज वो देख रहा है कि ना आप अपने इन लॉस को, ना अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं दे रहे हो, उनके लिए कभी किसी तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, ना बच्चे को टाइम दे रहे हो। कल वही वो सीख के वही बड़े हो रहे हैं, वो नहीं देंगे, तो इससे कहीं ना कहीं जो ये है ना, हम बहुत वीक समाज और बहुत आगे चल के एक वीक नेशन की तरह डेवलप होंगे। और इतना मेजर कंट्रीब्यूशन इस समय यूथ का है, इतना ज़्यादा परसेंटेज है यूथ का, तो हमें पॉजिटिव चीज़ों में बढ़ना चाहिए, ना कि वेस्टर्न कल्चर और उसमें जो हमारा एक मानसिकता हो गई है कि उसमें ही जाएं। लोगों ने स्मोक करना शुरू कर दिया है, ड्रिंक करना शुरू कर दिया है, ये ना हमारी कभी संस्कृति थी, ना कुछ रहेगी।
हमारा कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग है कि आज की डेट में वेस्ट हमसे सीख रहा है, हमको फॉलो कर रहा है, तो हम क्यों उनको फॉलो करेंगे? हमारी रूट्स इतनी डीप रूटेड होंगी ना कि वो आज की डेट में हमको फॉलो कर रहे हैं, तो उसको आप जीवित रखिए, वो संस्कृति को अलाइव रखिए, और ना कि अंधी दौड़ में शामिल हो जाइए और सब चीज़ें ख़त्म कर दीजिए जो हमारे पूर्वजों ने, या हमारे इवन की जो लास्ट हमारे पेरेंट्स हैं जनरेशन, वो वाली जनरेशन है, उन्होंने इतना सहेज के रखा हमारी दादी नानी ने, और वो सब चीज़ें आप ख़त्म करते चल रहे हो। हम कुछ भी नेक्स्ट जनरेशन को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ भाग रहे हैं कि एक घर बना लें। एक घर नहीं बनाते हैं, वो एक मकान खरीदते हैं, लंबी गाड़ी हो जाए, ये हो गया, फ्लैट बनता है, इससे अब इसके बाद ये वाली गाड़ी, अरे उसके पास वो गाड़ी है, मेरे पास कैसे नहीं, मुझे भी चाहिए। किटी पार्टीज कर ले, लेकिन आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? ऐसा नहीं है कि एक क्या कहते हैं सिर्फ ग्रेजुएट महिला किसी तरह से कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती। आप घर को ही अच्छे से देख रहे हो, अपने बच्चों को ही अच्छे से उनका पालन पोषण कर रहे हो, वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस समाज के लिए, जो कि शायद थैंकलेस रहा है बहुत उससे, लेकिन मैं उनको बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन मानती हूँ। मूल्यांकन किया जाए बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है ना? आपको उससे मेल पे कितना कम इफ़ेक्ट इस तरीके से पड़ता है कि वो घर आता है तो उसको दिमाग में एक ये शांति है, ये सुकून है कि हाँ कोई बच्चे को देखने वाला है, घर को देखने वाला है। ना उतने आपको सर्वेंट्स के पूरी ब्रिगेड तैयार करनी पड़ती है कि जो आपके घर को, आपके बच्चों को संभाले। तो कहीं ना कहीं आप बहुत मेजरली कंट्रीब्यूट कर रही हो। तो मैं उन फीमेल्स को ज़रूर ये बोलना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, थम्स अप टू यू। और प्लीज़ इसमें कभी भी ये फील ना करो कि अरे उसने ये कर लिया और मैं ये नहीं कर पाई। आप बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर हो। आपने महिलाओं का आर्थिक मूल्यांकन कर दिया है, जो घरेलू कार्यों का आर्थिक मूल्यांकन। जी, वो बहुत मेजर हमारी इकोनॉमी में रोल प्ले कर रही हैं, जो कि शायद विजिबल ना हो, उनकी कोई, आप उनको कहीं से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आप उनका नहीं वो ला पा रहे हो, लेकिन वो है बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन, और उसका लोगों को समझना पड़ेगा कि वो कितना बड़ा मूल्य है। चुका रही हैं घर में रह के, अपने सपनों को ख़त्म करके आपका घर देख रही हैं, है ना? उनकी भी वो हो सकती है ना कोई। आपने जो बात है, मुझे लगता है कि इसमें बस जो बात आपने कही उसमें एक बात जुड़ जानी चाहिए कि जो कार्य वो घर में कर रही है, एक्चुअली अगर उसका आर्थिक मूल्यांकन किया जाए तो किसी भी बाहर जॉब करने वाली महिला से कम नहीं है। बिल्कुल। तो इस मामले में उनको हमें उसी अंदाज में रिस्पेक्ट ज़रूर देनी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आप ये देखिए, बच्चे को वो पढ़ा ले रही हैं, टीचर का खर्चा बचा, दिन भर वो घर पे हैं, आपको एक मेड सर्वेंट रखनी पड़ती है बच्चों को देखने के लिए, उसका खर्चा बचा। जनरली जो महिलाएँ घर में रहती हैं तो खाना भी बना ही लेती हैं, एक थोड़ी हेल्प लेके, कुक का खर्चा बचा। और इवन जो कि आपके घर में आ भी रहे हैं, मेड सर्वेंट्स आ रहे हैं, तो उनका भी एक अच्छे से देख रेख करके काम ट्रेन कर देती है। और नहीं, जो काम होता है उनकी देख रेख में होता है तो सही से होता है, ना कि एक बस काम करा और चले गए। तो कितने सारे वो खर्चे आपके बचा रही हैं। और प्लस एक जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि वो बच्चों में वो संस्कार, वो मूल्य दे पा रही है, वो समय दे पा रही हैं। आजकल एक और जनरेशन में जो सबकी मैंने ये जो नोट करी है जनरेशन में, बहुत लोग इमोशनली ड्रेन्ड है। उनके पास इमोशनल कनेक्ट नहीं है। किससे कनेक्ट हो? ना माँ के पास टाइम है, ना पिता के पास टाइम है। फिर वो फ्रेंड्स, फिर वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड ढूंढते रहते हैं, वो रिलेशंस ढूंढते रहते हैं और फिर वो भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो लड़की या वो लड़का भी तो उसी बैकग्राउंड से आया जहाँ की उसे इमोशनल कनेक्ट नहीं मिला। तो आप बच्चों को इमोशनल कनेक्ट दीजिए, तो उनको जो ये इतनी कम उम्र में ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने को इसमें समय बर्बाद करते हैं, ये नहीं करना पड़ेगा, वो कुछ अपना करियर बिल्डिंग में टाइम देंगे। चलिए, आज आपने इतना सारा समय दिया, इतनी सारी अच्छी बातें बताई, और आप जो सामाजिक बदलाव का, नदियों के संरक्षण संवर्धन का और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इसके लिए भी मैं आपका आभार। थैंक यू, थैंक यू।